बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। महमूद खान अचकज़ई ही सदर पाकिस्तान होंगे। मामला क्या है, अहम तरीन तफसीलात पिंडी की जानिब से भी अब ये तय कर लिया गया है, बल्कि पिंडी की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका जो ऐलान है वो भी कर दिया गया है। अहम तरीन एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी को सदर के लिए वोट ना देने का ऐलान, और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर भी आवाज़ उठ चुकी है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, शहबाज शरीफ अभी वज़ीर आज़म बने ही नहीं हैं। उनके कागजात के ऊपर जो एतराज़ उठा है और उनके कागजात मुस्तरद होने के हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि लास्ट व्लॉग के अंदर आपको मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाने की एक करारदाद थी। बहरहाल अब पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर यह बयान सामने आ गया है कि पीपल्स पार्टी का बतौर जमात इस करारदाद से कोई ताल्लुक नहीं है, और बहरामन तंगी जो हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के ही सेनेटर्स हैं, वो पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल ना करें। उन्होंने ज़ाती हैसियत में ये जो करारदाद है वो दी है। अब देखें इनकी जो मुनाफकत है, पहले तो इनकी जो जमहूरियत के ये चैंपियन बनते थे और आज़ादी इजहार राय के ये चैंपियन बनते थे, वो नकाब इनके चेहरों से उतरा है, और अब इनकी जो मुनाफकत है वो भी बेनकाब हो चुकी है। यानी कि जो बहरामन तंगी हैं वो आपके सेनेटर्स हैं, और आपका अपने सेनेटर के ऊपर ये कंट्रोल नहीं है कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में जमात का नाम इस्तेमाल करके कुछ भी कर रहा है, कोई भी करारदाद पेश कर रहा है, और आप बाद में आकर ये कह देते हैं कि नहीं जी, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो असल में ये वो नूरा कुश्ती है जिसका इमरान खान साहब कहा करते थे कि एक भाई जो है वो गला पकड़ता है और एक भाई पाँव पकड़ता है। तो इसी तरीके से ये टैक्टिक्स हैं इनकी कि एक साइड पर आप जो है बहरामन तंगी जो कि आपके सेनेटर हैं, अगर आपका उनसे ताल्लुक नहीं है या आप उनसे ये कह रहे हैं जी कि आपने ये करारदाद पर्सनल हैसियत में दी है, तो आप हटा दें उनको सेनेटरशिप से, किसी और ऐसे सेनेटर को बिठाएं कि जो पार्टी का नाम गलत इस्तेमाल ना करे और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चले, और पार्टी जो कह रही है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे। तो आप ऐसे सेनेटर को बिठा दें, लेकिन नहीं, आप जो है वो सेनेटर भी बहरामन तंगी साहब को बिठाया हुआ है और वो करारदादे भी पेश कर रहे हैं एक साइड पर, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कहती है जी कि हमारा नाम भी ना है। तो जनाब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अवाम को इमरान खान साहब ने शऊर दे दिया है और वो सब कुछ देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, और उसको सब कुछ अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। उनको सब बातों की समझ है कि आप लोग किस तरीके से जो मुनाफकत है वो करते हैं। देखें ना, सोचें आप खुद कि एक सेनेटर से एक जमात का वो कहता है जी कि सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, करारदाद दे देता है और वो हिस्सा भी बन जाता है इजलास के एजेंडे का, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कहती है जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो करारदाद को वापस लें, माफ़ी मांगे। तो असल मसला ये है कि आपसे बाद में जो आने वाला प्रेशर था सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी की मुनाफकत बेनकाब हुई है, उस प्रेशर को आप हैंडल नहीं कर सके, और बेसिकली आप देखना चाह रहे थे कि हम इस करारदाद को पेश करने के बाद जो रिएक्शन है वो क्या था, और चले जी रिएक्शन आ गया तो हम कह देंगे जी कि हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो बहरहाल अब आपकी ये मुनाफकत नहीं चलेगी। दूसरी तरफ भी जो मुनाफकत आप कर रहे हैं नून लीग के साथ, खैर उनके साथ होना भी यही चाहिए कि हम सारे आईनी होते लेंगे, हुकूमत को हम वोट भी देंगे और हुकूमत का हम हिस्सा भी नहीं बनेंगे। तो ये एक और इनकी मुनाफकत है जो आने वाले दिनों के अंदर ये इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसका ये बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर चुके हैं। बहरहाल ये तो हो गए पीपल्स पार्टी के हवाले से केस खबर। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पिंडी ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और पिंडी भी बोल उठा है। कराची के बाद पिंडी वो दूसरा ज़िला था जहां पर धांधली के जो रिकॉर्ड थे, बल्कि जो धांधला है वो हुआ, और पिंडी की जो सारी नशिस्तें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, और मुबैना तौर पर फॉर्म 47 में धांधली करने के बाद ये जो नशिस्तें थी वो फिर डाली गई मुस्लिम लीग नून के पलड़े में। मलिक इब्रार हों, हनीफ अब्बासी हों, वो किस तरीके से जीते हैं जाली मैंडेट के ज़रिए, ये भी अभी तक फॉर्म 45 वो सामने नहीं लेकर आ सके, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 45 अभी तक सामने लेकर आ सका है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने 14 दिन के अंदर वो बाउंड था कि उसने रिजल्ट्स अपलोड करने हैं, फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 जितने भी फॉर्म थे इसने अपलोड करने थे, लेकिन आज तकरीबन
الیکشن کے 14 روز کے بعد انہوں نے یہ کرنے تھے، اور الیکشن کو تو آج 24 دن تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس نے نہیں کیا. یعنی کہ خود ہی وہ آئینی قانونی جو خلاف ورزی الیکشن کمیشن کر رہا ہے، اور وہ کیسے کرے. فرق ہی انہوں نے اس طریقے سے جو فارم 47 ہے وہ مینیج کیے ہیں کہ فارم 45 ان سے جو ہے وہ نہیں چیزیں مینیج ہو رہی، وہ کس طریقے سے اپلوڈ کرے. تو بہرحال جی فارم 45 کے نتیجے میں جو پنڈی کا مینڈیٹ چھینا گیا، اسی طریقے سے کراچی میں جو ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دلوایا گیا، اور ایون کہ ہارنے والے جو امیدوار تھے وہ خود بولے کہ اصل میں تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، ٹی ایل پی ہو، جماعت اسلامی ہو، انہوں نے اپنے فارم 47 دیے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے فارم 47 کے مطابق بھی پی ٹی آئی جیت رہی ہے. بہرحال پنڈی بول اٹھا ہے، اور پنڈی نے بھی خوف کے جو بت ہیں وہ توڑ دیے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کال دی تھی احتجاج کی، اور جو سینز تھے عمران خان صاحب کی اس کال کے بعد، خاص طور پر پنڈی کی بات کریں، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے پنڈی میں لیڈ کیا تھا اس احتجاج کو، اور پرامن یہ احتجاج تھا. لیکن فارچونیٹلی اس پرامن احتجاج کے باوجود جو گرفتاریاں ہیں وہ ہوئی ہیں، تقریباً درجن کے قریب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یا کارکنان ہیں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. حالانکہ احتجاج پرامن احتجاج سب کا حق ہے، وہ پرامن طور پر احتجاج کر رہے ہیں تو بالکل انہیں جو احتجاج ہے وہ کرنے دینا چاہیے. لیکن خیر ان کی جو فسطائیت ہے وہ عروج پر ہے، اور ان کا اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا کہ ہم کریں تو کریں کیا، کس طریقے سے عمران خان کو ہم ٹیکل کریں. کیونکہ انتخابات سے پہلے جو کچھ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا، اور پلان بیسیکلی یہ تھا کہ اس کے بعد تو پی ٹی آئی بالکل دب جائے گی، 30-35 سیٹیں بھی ان کو ہم نے نہیں لینے دینی. لیکن اس کے باوجود جو 2/3 اکثریت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے لی، اور اس 2/3 اکثریت سے بھی آپ نے آدھی سے زیادہ نشستیں تو ان کی مبینہ دھاندلی کے ذریعے ڈاکہ ڈال لیا. لیکن اس کے بعد پارلیمنٹ میں جب پاکستان تحریک انصاف پہنچی، اور جس طرح سے اب پارلیمنٹ میں بھی اور سڑکوں پر بھی وہ احتجاج کر رہی ہے، تو یہ حکومت چلنا آپ سمجھیں کہ اب آلموسٹ ناممکن ہو چکا ہے. بلکہ اس حوالے سے جو گواہیاں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی آ رہی ہیں. یہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں جاوید عباسی صاحب، ان کا جو ایک ویڈیو کلپ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں جی. آپ بھی اس ویڈیو کلپ کو سنیں اور دیکھیں کہ ان کے اندر سے یہ گواہیاں آ رہی ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلنے والی. عمران کے اوپر بڑے سیریس کوسچن ہیں ہر جماعت کے، ہر آدمی کے. ہماری جماعت کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کم بیک کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ کم بیک کر چکے ہیں. بالکل. یہ الیکشن جو تھا یہ میسج تھا. یہ ان نوجوانوں نے، ان 2 کروڑ جو نیا ووٹر شامل ہوا وہ تھا جن کی عمریں 16 سال سے 35 سال ہے. کتنا عرصہ چل سکے گی حکومت؟ تو ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ ان سے جب پوچھا گیا کتنا عرصہ چلے گی حکومت، تو انہوں نے یہ واضح کر دیا یہ تو نہیں پتا کہ کتنا عرصہ چلے گی، لیکن یہ حکومت نہیں چلے گی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نومبر کے بعد بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے. یہ آپ میرے الفاظ یاد رکھیے گا، بلکہ اپنے پاس یہ کلپ کاٹ کر رکھ لیں آپ. نومبر کے بعد تبدیلی آنے جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے کم بیک کر لیا ہے. اس کی گواہی سینیٹر جو ہیں یہ جاوید عباسی صاحب، ان کی جانب سے بھی دے دی گئی ہے. دوسری طرف ناظرین میں آپ آتا ہوں اس معاملے کے اوپر جو پریزیڈنشل جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. محمود خان اچکزئی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جی، اور بہت بڑا سرپرائز تھا یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کے حوالے سے کہا جا رہا تھا جی کہ یہ دونوں ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور آصف زرداری کی دوڑیں لگ چکی تھیں. بہرحال مولانا فضل الرحمان نے تو بالکل ہی بائیک آؤٹ کر دیا جی کہ ہم تو حصہ ہی نہیں بنیں گے. ایم کیو ایم کا ابھی کچھ پتہ نہیں. ایم کیو ایم ابھی بلیک میل کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو کہ جی ہمیں زیادہ سے زیادہ جو وزارتیں ہیں وہ دے دی جائیں، گورنرشپ ہمیں دے دی جائے، اور ان ساری چیزوں کو وہ کیش کرنے میں لگی ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی آصف زرداری کو پریزیڈنٹ کا ووٹ دینے کے حوالے سے اختلافات ہیں. اور اس حوالے سے خواجہ آصف کی ایک پرانی ویڈیو بھی ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے، ابھی وہ پی ڈی ایم کی ہی غالباً حکومت تھی اس وقت ان کا یہ انٹرویو تھا. اور دیکھیں یہ موصوف صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. اور ابھی ایون کے کچھ میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر عمران خان صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو محمود اچکزئی کی نقل اتار رہے تھے، لیکن دوسری طرف جو کام انہوں نے کیے ہیں اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرے گا. بہرحال یہ ویڈیو سنیں پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. Still maintain, I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. On Zardari صاحب. Yes, I still have the reservations. تو یہ
आपको जरदारी साहब पे भाई मैंने तो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ, मैं तो बंदों की बात ही नहीं, हमारी पिछले 45 मिनट से डिस्कशन ये हो रही है। अच्छा, तो आप ऑब्जेक्टिव के साथ खड़े हैं? नहीं, मैं मेरे अगर फर्ज करें मैं जो बात मैंने इस स्टेटमेंट जो मैंने दी है, कुछ लोगों को पता है कि मेरा क्या रेफरेंस है, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव इन इट। इवन टुडे ख्वाजा आसिफ, मैं बार कहूंगा, आई स्टिल डोंट बिलीव इन हिम। तो आसिफ जरदारी के ऊपर अदम एतमाद का जो इजहार है वो किया गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से। और अभी की सूरत हाल बताऊं तो इस वक्त भी पार्टी के अंदर यही सूरत हाल है, लेकिन चूंकि बंदर बांट करनी है, अपने केसेस इन्होंने ख़त्म करने थे, खैर वो तो इन्होंने करवा लिए हैं, अब इन्हें जो है वो इक़्तिदार चाहिए और इक़्तिदार की लालच में ये हर हद अबूर करने के लिए तैयार है। ख्वाजा आसिफ साहब खुद किस तरीके से ऐवान में आए, कैसे इन्होंने मुबैना तौर पर जो मैंडेट है वो चोरी किया, सियालकोट के अंदर रेहाना डार साहिबा वो हज़ारों वोटों से जीती हुई थी, फॉर्म 45 के मुताबिक जो PTI के पास हैं वो जीती हुई थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उसके बावजूद भी असेंबली में पहुंच जाते हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, शहबाज शरीफ के जो कागजात थे उनके ऊपर एतराज़ लग चुका है और एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया है, जो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वज़ीर-ए-आज़म के लिए सबमिट करवाए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग ये एतराज़ सुनिएगा। एतराज़ ये लगाया गया जी कि शहबाज शरीफ तो इस ऐवान के रुकन ही नहीं है क्योंकि इनके पास फॉर्म 45 नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एतराज़ है उनके कागजात नामजदगी वज़ीर-ए-आज़म के लिए उनके ऊपर आयद किया है। अब देखें इनकी ये छेड़ बन चुका है फॉर्म 45, और ये जो फॉर्म 45 है जिससे ये पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर जो 2 दिनों में हुआ है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है, ये इन लोगों की हालत ये हो गई है कि ये अपने घरों में भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहे हैं। और खैर इस एतराज़ ने मुस्तरद होना ही होना था, है तो बड़ा जेन्युइन एतराज़ भी फॉर्म 45 का है। आप तो जीते ही नहीं है इंतखाबात, इवन के मरियम नवाज आप भी इंतखाबात नहीं जीते, तो उम्मीदवार कहाँ से आकर आप बन के बैठे हुए हैं। बहरहाल आप कुछ टाइम में ये तब्दीलियाँ देखेंगे, अदालती लेवल के ऊपर जो एक माहौल तब्दील हो रहा है या जो रवैया तब्दील हो रहा है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से जिस तरीके से चीज़ें तब्दील हुई हैं, इवन के 16 केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना और साइफर मुकदमात हैं, इवन के इद्दत वाला जो मुकदमा है जिस तेज़ी के साथ आप कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, तो एक रवैया भी तब्दील हो चुका है। और आप ये भी आगे देखेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ है वो मिलेगा और जो हकीकत है वो सामने आएगी फॉर्म 45 की। और ये शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज़ हो, हमजा शहबाज हो, इन सब ने फारिग होना ही होना है। इनके अंदर से गवाहियाँ आ रही हैं कि ये जो हुकूमत है वो नहीं चलनी। तो बहरहाल जी ये वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब खैर आज होना है। बहरहाल ये एतराज़ जो था वो बड़ा जेन्युइन एतराज़ था, और इस एतराज़ के ऊपर आप देखेंगे कि ये बाद में सच भी साबित होगा। आखिर में नाज़रीन आपको थोड़ा सा कौमी असम्बली के हवाले से बताता चलूँ कि एक जो MNA है वो कितनी तनख्वाहें और मरात लेता है, और इसमें एक तरफ तो ये कहते हैं जी कि अवाम का हमें दर्द है, लेकिन दूसरी तरफ असम्बली में पहुंचने के बाद इनको जो कुछ मिलता है वो आप ज़रा सुनिएगा। 1,50,000 रुपये माहाना इनकी तनख्वाह होती है, और इसमें बुनियादी जो तनख्वाह है जी वो 38,000 इसमें इजाफी अलाउंस भी होता है। 1,50,000 माहाना बुनियादी तनख्वाह और 38,000 इजाफी अलाउंस। मज़ीद आप फहरिस्त सुनते जाएँ। टेलीफोन अलाउंस 10,000, ऑफिस अलाउंस 8,000, एडहाक रिलीफ 15,000, इजाफी अलाउंस 5,000। दौरान इजलास सफ़र, यानी कि इजलास जब होगा तो ये सफ़र करेंगे और इजलास में शरीक होंगे, तो फ़िज़ाई सफ़र पर 150 रुपये फ़ी किलोमीटर और ज़मीनी सफ़र पर 10 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस। मुफ्त रेलवे सफ़र की सहूलत, दौरान ड्यूटी योमिया 2,000 रुपये घर अलाउंस, सालाना 3 लाख रुपए के ट्रैवल्स वाउचर, 25 बिजनेस क्लास मुफ्त ट्रेन टिकट। फैमिली मेम्बरान सरकारी पासपोर्ट पर सफ़र करेंगे। फैमिली मेम्बरान को ब्लू पासपोर्ट का इजरा। कायमा कमेटी के चेयरमैन बनने पर 25,000 रुपये इजाफी। चेयरमैन कमेटी के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनो, नायब कासिद और ड्राइवर और गाड़ी दी जाएगी। चेयरमैन कमेटी 1300 सीसी गाड़ी, 600 लीटर फ्यूल भी फराहम किया जाएगा।
اور اس حوالے سے جی 1.5 ارب روپے کا جو بجٹ ہے اس کی سفارشات بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق اراکین اسمبلی کی تنخواہوں کے لیے 41 کروڑ 11 لاکھ، دیگر الاؤنس کے لیے 13 کروڑ، آپریشنل اخراجات کے لیے 90 کروڑ اور یہ مختص کیے گئے ہیں۔ ریگولر الاؤنس کے لیے 9 کروڑ 60 لاکھ، دیگر الاؤنس کے لیے 3 کروڑ 40 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ اراکین کے ٹریولنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے تقریباً 90 لاکھ کے قریب جو رقم ہے وہ منتخب کی گئی ہے۔ اور یہ جو ملک ہے یہ آلریڈی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ جی ہمارے حکمران ہیں جن کی شاہ خرچیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ صرف میں نے عام جو ممبر قومی اسمبلی ہے اس کی بات کی ہے، یہ جو وزارتیں لے رہے ہیں ان کی بات ہی علیحدہ ہے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔